आदिकाल की वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें आदिकाल में जो वीरगाथा हुई थी, वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी, उसके बारे में जानेंगे। यदि आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ बताए तो भी आप इसे लिख सकते हैं, चल सकता है इसी प्रकार से, वो भी आंसर होगा। या वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ लिखें तो भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जानेंगे आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। प्रत्येक काल की अपनी सामान्य प्रवृत्तियाँ तथा विशेषता होती है। ये तो आपको पता ही है कि हर काल की अपनी प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं होती है, जो उसे एक पृथक सत्ता प्रदान करती है, जो कि एक उसे अलग सत्ता प्रदान करती है। आदिकाल की अधिकांश रचनाएं गाथाएं हैं, मतलब आदिकाल की जो रचना है उसमें वीर कथा है, मतलब वीरों की कथाओं के बारे में रचना की गई है, जिसके आधार पर उक्त युग की सामान्य प्रवृत्तियाँ तथा विशेषता संक्षेप में इस प्रकार है। तो इसके आधार पर इसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ या विशेषता कर सकते हैं, इस प्रकार है। पहला है सदिक रचनाएं। सदित रचनाएं आदिकाल में उपलब्ध वीरगाथाओं की प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध मतलब संदेह वाला संदिग्ध है। इस युग की रचित 4 ग्रंथ है, खुमाल रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। उक्त ग्रंथों का विषय प्रतिपादन शैली तथा भाषा के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन काव्य ग्रंथों में 16वीं शताब्दी तक संशोधन एवं परिवर्तन होते हैं, और यह परिवर्तन इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि इनका मूल रूप ही दबा गया। मतलब इतना परिवर्तन हुए कि जो असली मूल रूप है वह दबा गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इनकी रचनाएं इनके चरित्र नायकों के जीवन काल में ही हुई या उनके अनंतर में। समष्टि रूप से इन काव्य के मूल रूप की पहचान सदिक है। सदित माने मतलब संदेह वाला है। दूसरा प्रवृत्तियाँ है ऐतिहासिकता का अभाव। इन काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक तो निसंदेह ऐतिहासिक है, किंतु उनके जीवन के संबंध तिथियाँ, घटनाएं तथा घटनाकाल इतिहास सम्मत नहीं है। कवियों ने अपना कल्पना तथा अतिरंजनापूर्ण शैली से उन्हें पर्याप्त परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता बताया है जो उससे कोई शताब्दी पूर्व या पश्चात हुई है। संक्षेप में इन रचनाओं में इतिहासता का अभाव एवं कल्पना की बहुल्य है। तीसरा, युद्धों की सजीव वर्णन। मतलब आदिकाल में तो युद्ध हुआ ही करते थे, तो युद्धों का सजीव वर्णन। यह युग भीतरी कलह तथा बाहरी आक्रमण का था, इसीलिए इस युग के चारण कवियों ने अपना ग्रंथों में युद्ध का इतना सजीव वर्णन किया है कि संस्कृत कवि भी दब गए हैं। यह कवि केवल मसीजीवी ही नहीं थे बल्कि असीजीवी भी थे। अक्सर जाने पर उन्हें तलवार लेकर युद्ध किए और युद्ध की विशिकाएँ को खुली आंखों में अवहेलना किया था। इसी कारण उनके द्वारा वर्णित युद्धों की सजीवता एवं अजस्विता है। उनके काव्य ग्रंथ की प्रमुख अभिप्रेत अपने आश्रयदाताओं के युद्धों मांत भरना था। ये युद्ध अधिकांश किसी न किसी रमणीय के कारण हुई है। रुक्मिणी हरण तथा उषाहरण की पुरानी कथा है, इनकी प्रेरणा स्रोत थी। और चौथा प्रवृत्तियाँ है जो कि वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ है जो आदिकाल में हुई है। चौथा, संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में अधिकांश कवि राजाश्रित थे, मतलब राजाओं पर आश्रित थे, उसी पे अपना जीवन बिताते थे और उसी से जो मिलता था उसी में अपना भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपनी
काव्य ग्रंथ में अपने आश्रयदाताओं की मुक्तिकरण से प्रशंसा की। देशद्रोही जयवंत तक के जय चंद्र प्रकाश एवं जय मयक, जय चंद्रिका जिसे काव्य ग्रंथ में गुणगान किए। वस्तुतः उस समय राष्ट्र की अभिप्राय समूचा भारत न होकर एक सीमित प्रदेश अथवा राज्य होता था। दिल्ली अथवा अजमेर के राजा श्री कवियों में कलजीजर या कनौज की समृद्धि अथवा पतन से किसी प्रकार के हर्ष या विवत की अनुभूति न होती थी। यह देश के महादुर्भाग्य था। यदि उस मय राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो आज हमारे देश की मानचित्र निसंदेह कुछ और ही होता। पछवा है वीर तथा श्रृंगार रस की प्राधान्यता। इस वीरगाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस की अद्भुत सम्मिश्रण मिलती है। इसमें वीर रस की प्राधान्य है। वीर रस की निरूपित युद्धों की परिवाक हुई है जो प्रवृत्ति साहित्य में दुर्लभ है। उसी समय आबाल वृद्ध सभी की युद्ध के प्रति उत्सव था। बरस उठा क्षत्रिय जीवे, इसमें प्रति उत्सव था। बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार की उक्ति अधिक प्रसिद्ध थी। मतलब 18 साल से अधिक जो क्षत्रिय जीता है वह जीवन में धिक्कार हो जाता है, मतलब वह क्षत्रिय नहीं रहता है, एक साधारण जानवरों की तरह जीता है। युद्धमात के मूल में रमणीय सौंदर्य एक प्रमुख कारण था, इसीलिए इस साहित्य में श्रृंगार का पर्याप्त अवकाश मिला है। नारी प्रेम रासो ग्रंथ की प्रमुख विषय था जो विलास तथा वासनाओं के मूल नहीं उठ सकता था। वीर रस की दीप्ति हेतु रचित पद भी वासनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए लिखे गए थे। युद्धों का मूल कारण नारी सौंदर्य की लिप्सा थी। उसमें उदात्त प्रेम भावना एवं राष्ट्रीयता का सहज उल्लास नहीं था। श्रृंगार रस की अंतर्गत कवियों की पट ऋतु वर्णन, नक सिख वर्णन आदि समग्र काव्य रूढ़ियों को भी अपनाया था। छठा प्रवृत्तियां हैं प्राकृतिक चित्रण, मतलब प्रकृतियों का चित्रण अपने ढंग से कवियों द्वारा किया जाना। इन कवियों ने स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चित्रण नहीं किया, उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन के रूप में चित्रण किया। नदी वन पर्वत आदि के चित्रण सजीव है। कहीं कहीं प्राकृतिक चित्रण के अंतर्गत नाम परिगणन शैली को भी प्रश्रय दिया है, जिससे रसोदी का स्थान पर निरसता ही बड़ी है। प्राकृतिक चित्रण की जो शैली छायावादी कवियों ने ग्रहण की उसका वहाँ सर्वदा अभाव था। सतवा रासो ग्रंथ रचनाएं। इस युग में सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़े हैं जो एक प्रकार से काव्य का ही पर्याप्त थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रासो का अर्थ रहस्य या रामायण है जो भामिक है। वस्तुतः रासो या रासक एक छंद है जिसका अपभ्रंश काव्य में प्रयोग हुआ है। उक्त छंद में संदेश रासक आदि ग्रंथ लिखे गए। बाद में इसका प्रयोग गेय रूपक में अर्थ में हुआ और अंत में इसका प्रयोग चरित्र काव्य तथा काव्य कथा काव्य के रूप में हुआ। अल्लाखंड इसकी गेय चरित्र काव्य का प्रतीक है। आठवां काव्य के दो रूप। इस युग में वीरगाथात्मक मुक्तक तथा प्रबंधक दो काव्य रूपों में प्रस्तुत की गई। बिसलदेव रासो मुक्तक तथा पृथ्वीराज रासो प्रबंधक काव्य है। इस काल में काव्य रूपों की विविधता का सर्वदा अभाव है। दृष्टि तथा ग्रंथ काव्य का ही इसका उस समय अस्तित्व की ही नहीं थी। 9 लोक जीवन की असंबंध। इस युग में कवियों ने राजाश्रियों होने के कारण रीतिकालीन कवियों की भांति शौर्मीन्य रुखाई रचनाएं की जिसमें लोक जीवन की प्रतिनिधित्व नहीं रहा। कवि कर्म अपने आश्रयदाताओं की प्रसन्नता तक ही सीमित था। फिर उसमें जन जीवन की घात प्रतिघात को कैसा अवकाश मिलता मतलब कैसा अवकाश मिलता। इसी कारण इन कवियों ने काव्य विषय संग्रह परिधि में सिमट सा गया है।
10वां है छंद की विविधता, मतलब छंद की विविधता। वीरगाथाओं में छंद में इतनी विविध प्रयोग हुआ है उतना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। इसमें दोहा, टोटक, तोमर, गंध, पदरी, आर्या, षटक, उल्लाह और कुंडलिनी छंद का बड़ी कलात्मक से प्रयोग हुआ है। इस छंद में भाव घोतक के लिए व्यवस्था स्थान परिवर्तन हुआ है। रामचंद्रिका की भांति चमत्कार प्रदर्शन मात्र के लिए नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों की ग्रंथ जब बदलती है तो श्रोताओं के चित्त की प्रसानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। 11 में है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल में सर्वप्रथम डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ करता था। तो इसमें एक प्रवृत्तियाँ है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। तो वीरगाथाओं में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ, जो विद्वानों ने के अनुसार राजस्थानी साहित्य भाषा के नाम है। यह भाषा वीर रस पर काव्य के लिए अधिक उपयुक्त रहा। चारण कवियों के लिए डिंगल पिंगल भाषा अधिक अनुकूल था। अपभ्रंश मिश्रित साहित्य ब्रजभाषा पिंगल के नाम से प्रयुक्त थे। इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्द के अतिरिक्त अरबी तथा फारसी शब्द का भी प्रयोग है। सबसे लास्ट प्रवृत्तियाँ है अलंकार योजना। उपलब्ध काव्य ग्रंथ के रूपक, उपमा, दृष्टांत, अतिश्रुति आदि समतामूलक अलंकारों का प्रयोग हुआ, जिसमें भाषा का सबलता तथा चमत्कार गुण आ गए। ये थी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ या आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ। जो भी क्वेश्चन आए आप इससे लिख सकते हैं। या रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। तो ये हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 चैप्टर 2 आदिकाल का नामकरण और काल सीमा के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से ताल्लुक़ रखता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से जो आपको पढ़ना है हिंदी ऑनर्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।